Sir, I belong to Bhagalpur. I have done my graduation from Bhagalpur itself. Since my father is in Indian Air Force, so I got a privilege to be in various parts of our country. I have done my primary education from various parts. I have done my graduation from Bhagalpur in 2010 in botany. After that, I did my post graduation from botany itself from Pune University uh, in 2012, and after that, I did my B.Ed in 2013 from the Pune University only. And after that, I did teaching in a private school for 1 year, and I continued my higher education after that. And presently, I am working as a teacher in a government school in Hajipur. Great. Tell me, give some feature of Bhagalpur. Five feature of Bhagalpur. Right, sir. So first of all, I would start from the environment. So Bhagalpur is a habitat for Gangetic dolphins, which is a very unique feature of the Bhagalpur, and it also a wildlife sanctuary called Vikramshila Gangetic Dolphin Wildlife Sanctuary is situated over there since 1990, and world's only Gadur Rescue and Rehabilitation Center is also situated in Bhagalpur. In our country, it is also known as a Silk City because a huge amount of and a various kind of silk is also produced in Bhagalpur. It is marketed and the fabric is made over there. And so, since it is situated on the bank of river, so fishery is also very famous there. Uh, very ancient university, Vikramshila Universities, the remnants are found over there. Uh, so that's it from my side. Uh, any historical background you want to mention? So I'm sorry, sir, I'm unable to listen to you, sir. You are not Uh, audible clearly. any historical background of Bhagalpur? Uh, so I'm sorry, sir. Historical, if you allow me, I can try. Go Uh, on. sir, I'm sorry, sir. I'm unable to recollect it right now. Yeah, you are teacher. Right, sir. Uh, so, what is Gyan and what is Shiksha? शिक्षा क्या Uh, है और ज्ञान क्या है? सर ज्ञान उसे बोलते हैं जब हम अपनी शिक्षा का सही समय पर सही तरीके से उपयोग कर सकें उस वक्त हम कहते हैं कि हमें ज्ञान है और शिक्षा सर एक कन्वेंशनल नॉलेज है और एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें शिक्षित होना कहलाता है सर नई शिक्षा नीति में नया क्या है? अ, सर उसमें नया है कि जैसे पहले था कि अ, जो एजुकेशन था वो 6 साल के बाद से शुरू हो रहा था सर लेकिन यहाँ पे 3 साल से एजुकेशन को स्टार्ट किया है और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही लगी है कि अ, हम दो सब्जेक्ट्स दो जो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं दो डिफरेंट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सर ये एक नया है सर और एक और तीसरी चीज़ नई सर है कि अगर कोई ड्रॉप आउट्स होते हैं बीच में तो उन्हें कुछ मिलेगा सर कुछ डिग्री उन्हें हासिल होगी जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है फिर डिप्लोमा है फिर बैचलर डिग्री और फिर रिसर्च की डिग्री है तो सर अगर बीच में कई छात्र अगर उसे उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जितना उन्होंने पढ़ाई की है उस हिसाब से उन्हें वो डिग्री मिल जाएगी सर नई शिक्षा नीति की कमियां क्या क्या देखते हैं आप? अ, सर चूंकि अभी नई शिक्षा नीति अ, बहुत पूरी तरह से बिल्कुल लागू नहीं हुई है लेकिन सर अभी मुझे मुझे बहुत गहराई से मैंने सर इसको स्टडी नहीं किया लेकिन फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अ, जब पाठ्यक्रम जब इसका आएगा तो सर एक सिलेबस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सर क्योंकि एक साइंस का
के लिए सर एक होलिस्टिक स्टडी करना ज़रूरी होता है। मतलब एक साइंस केवल एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है सर, वो पूरा एक स्ट्रीम होता है। तो जब हम क्लब करेंगे सर किसी आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट को साइंस के साथ, तब वहाँ पे सर समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है सर। सर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नई शिक्षा नीति में गांधी, टैगोर और नेहरू का क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है? सर सॉरी सर, प्लीज़ कम अगेन सर। और नई शिक्षा नीति पर गांधी, टैगोर और नेहरू का प्रभाव दिखाई देता है? जी सर। सर गांधी जी के का एक था कि वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अर्न विथ लर्न का एक उनका थ्योरी था। तो सर ये इसमें हम देखते हैं कि जब एक मिडिल जब शिक्षा का आता है मिडिल स्कूल में, सर वहाँ पे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जाएँगे सर। उसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें सर गांधी जी का व्यू इस चीज़ में झलकता है सर। और सर नेहरू और टैगोर के बारे में सर अभी मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है सर। गांधी जी की, आपने बीएड करा है तो गांधी जी की उच्च शिक्षा नीति के बारे में बताइए। सर उन्होंने उच्च शिक्षा नीति के बारे में यही कहा था कि जो भी हम सीखते हैं उसे वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था सर। आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन। सर आई एम सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी। बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पर भी गांधी जी का विचार था, वो क्या विचार था? सर बेसिक एजुकेशन का विचार यही था कि हमारी मातृभाषा में बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, जो प्राइमरी एजुकेशन है। और सर इतना ही। वर्धा शिक्षा योजना किससे जुड़ा हुआ है? Sir, right now I'm not able to recollect it. I'm sorry, sir. नीतीश सर, Ma'am, you have done B.Ed. So tell me now, what Right, is sir. Bloom's theory? Sir, please come again, sir. Bloom's theory Which theory? क्या है? Ma'am, Bloom's Sir, I'm theory. sorry, sir. Bloom's taxonomy, sir. Yeah. No, theory. B.Ed में आपने पढ़ा होगा, Bloom's taxonomy यानी theory में आता है, ठीक है? बताइए। Yes, sir. Sir, I'm really sorry, sir. मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। थॉर्नडाइक का लर्निंग थ्योरी बताइए। Sir, I'm sorry, sir. I won't be able to tell. लर्निंग क्या है? Sir, learning is a lifelong process, and it consists of so gaining information is learning, and applying it to certain places is learning, sir. ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं। Yes, sir. So, ये so I did my B.Ed in 2013, sir. ओके, कोई नहीं। And बॉटनी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा? जी सर, ऑप्शनल भी बॉटनी है सर। यूओप्लाइडी के बारे में बताइए। सर किसके बारे में? यूओप्लाइडी और एनयूप्लाइडी। सर आई एम सॉरी सर, आई वोंट बी एबल टू टेल। चलिए, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था? सर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट की जो प्लांट था सर, उसमें बहुत डिफरेंट ट्रेट्स थे सर, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे। जैसे सीड्स का एक अलग ट्रेट था, रिंकल्ड है या फिर वो स्मूथ है, और उसके हाइट का भी बिल्कुल डिफरेंट, एकदम ऑपोजिट ट्रेट्स थे। स्मूथ कहाँ आपने पढ़ लिया था? रिंकल्ड तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्मूथ कहाँ था? स्मूथ एंड राउंड सर, स्मूथ और सॉरी रिंकल्ड एंड राउंड सर। ओके, आई एम सॉरी सर। और ऐसे 7 कैरेक्टर ट्रेट्स थे सर जो बिल्कुल ऑपोजिट थे एक दूसरे से। और ये प्लांट
ईज़िली गार्डन में अवेलेबल था और सर इसलिए उन्होंने इस प्लांट को ही सेलेक्ट किया था। तो आपने तो बहुत सारे कैरेक्टर बताए थे, तो उसमें तो सिर्फ 7 कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया था, तो सिर्फ 7 कैरेक्टर ही आप बता दीजिए। यस सर। सर सीड का रिंकल और राउंड होना, प्लांट के हाइट का डॉर्फ और टॉल होना ओके। और जो पॉड शेप था सर वो थोड़ा फ्लैटेंड और राउंड था सर, पॉड शेप और सर अभी इतना ही कलेक्ट हो पा रहा है बी सर। का बोटेनिकल नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या? सर 2। आई एम सॉरी सर, आई कैन गेस ओनली 2। ओके, देख लीजिएगा, कोई नहीं। आई एम सॉरी हेमीजाइगस सर। और होमोजाइगस में क्या डिफरेंस? सर आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर। कोडोमिनेंस क्या होता है? विच क्रोमोसोम सर? कोडोमिनेंस मेंडेलियन लॉ है, ठीक है। सर आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछें, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस? So pollination between two different flowers which are situated on two different plants वो कैसे is प्रोसेस known क्या as है cross पॉलिनेशन का? pollination. पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन? uh, so when anther एंथर को क्या बोलते हैं? pollen grains are present in anther sir. पॉलन ग्रेन किसको बोलेंगे? मेल गैमेट। Male gametes, yes sir. ओके ओके सर। और कोरोना संकट के दौरान बहुत सारे प्लांट मेडिसिन के रूप में यूज हुए हैं, बता Right. सकते हैं इसके बारे में? Yes sir. सर कोरोना बेसिकली एक थ्रोट से रिलेटेड डिजीज है, वो एक थ्रोट इन्फेक्शन है सर। और उसके लिए सर जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर सर, पाइपर नाइग्रम जिसे बोलते हैं, और सर एक गिलोय वो बहुत ज़्यादा व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ गिलोई? ट्राइफोलिया है सर। सर फिर तुलसी है, व्हाट इज ओसिमम बॉटनिकल सैंक्टम। नेम ऑफ तुलसी? ओसिमम सैंक्टम सर। इसका And, जीनस बताइए, ओसिमम सैंटम का जीनस बताइए। Cyperaceae sir. It is from family Cyperaceae. हम जीनस पूछ रहे हैं, फैमिली भी आप गलत बता रहे हैं। Genus Osimum गिलोय and प्लांट का देख sanctum is लीजिएगा, species. बोटेनिकल नेम अभी आप बताए हैं गिलोय प्लांट का, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और बबलू जी जा रही है आवाज आपको? सर आवाज आ रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है सर। अच्छा, एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं आप, तो आपने फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में सुना होगा। यस सर, यस सर। क्या होता है ये तीनों? सर फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, जैसे स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। और सर इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट से, अपने घर में, अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। सर नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर जो समय के साथ साथ जो एजुकेशन हमें मिलती है सर, उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी सर।
अच्छा, ये इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल टीचर्स डे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सर 5th ऑफ अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? सर 5th ऑफ अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। नहीं नहीं, वो तो हमारा नेशनल टीचर्स डे है ना। सर 5th ऑफ सितंबर को है सर हमारा इंडिया में 5th सितंबर को इंटरनेशनल इंडियन टीचर्स डे। और इंटरनेशनल 5th ऑफ अक्टूबर को। नहीं, आप कंफर्म है? हाँ हाँ सर 5th ऑफ अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर्स डे है सर। आई एम सॉरी सर, मैं एक बार इसे चेक कर लूंगी सर, बट मेरे को अभी हाँ, इतना याद आ रहा है सर। हाँ, इसको देख लीजिएगा। ओके सर। अच्छा, अगर टीचर को बताना होगा कि टीचर किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा आप? सर टीचर इज वन हु अंडरस्टैंड्स द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ हिंदी स्टूडेंट्स। में बताइए। सर शिक्षक उसी को बोलेंगे सर जो बच्चों के ज़रूरतों को समझे और उनको उनके हिसाब से पढ़ाए और इंडिविजुअल अटेंशन दे हर एक बच्चे में। उस क्लास में टीचर हर बच्चे पे इक्वल अटेंशन दे और हर किसी को वो इक्वल समझे और बिना किसी स्वार्थ के सर बच्चों में अपना जो भी शिक्षा है उसको इम्पार्ट करे एजुकेशन से। ये तो बहुत मैंने ब्रॉड में आप बता दिए। अगर एक लाइन में बताना होगा कि टीचर्स का सबसे मेन रोल क्या होता है तो क्या बताइएगा आप? टीचर्स का सबसे मेन रोल यही है कि बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को कुछ भी समझा देना। जो पाठ्यक्रम में है सर वो। ओके, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम को सिलेबस और कुरिकुलम 2 वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। ओके। अच्छा, अभी ये आरटीई एक्ट में कुछ संशोधन किया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं आरटीई एक्ट में। क्या संशोधन है बताइए? सर आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी सर। अच्छा, कब लागू हुआ था ये आरटीई एक्ट? आरटीई एक्ट 2006 में सर। 6 में तो ये बना भी नहीं था। अच्छा, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। हाँ हाँ, पूरा नाम क्या है इसका? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरटीई एक्ट बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? सर आई एम सॉरी सर। सर अच्छा, पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन। जी सर। और उससे मुखिया पति नाम का एक नया जीव पैदा हुआ। जी सर। ठीक है ना? शासन में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। आपको नहीं लगता है प्रशासनिक पति का नया जीव पैदा होगा? सर जी बिल्कुल, ये बिहार सरकार की बहुत अच्छा कदम है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के घर में जो या तो उनके पति इस पोस्ट को चलाते हैं या फिर उनके घर में जो मेल मेंबर हैं वो इस पोस्ट को चलाते हैं। सर ये बिल्कुल गलत है संवैधानिक तौर पर। ये उन महिलाओं की इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर उन्हें ये प्रावधान मिला है सरकार की तरफ से और लोगों ने इतना विश्वास करके उनको उस जगह पे खड़ा किया है, तो उन महिलाओं की इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर में किसी मेल मेंबर्स को ऐसा न करने दें। और प्लस सर प्रशासन को भी इसकी बिल्कुल देखरेख करनी चाहिए कि कहीं वो किसी दबाव में आकर के या फिर किसी मैंने क्वेश्चन सेंटर्ड होके पूछा था कि प्रशासनिक पति जैसे मुखिया पति उत्पन्न हो गया, क्या प्रशासनिक पति भी आ जाएंगे?
आप भी जी मानती नहीं हैं? सर। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सर मुखिया के बनने के लिए एक बहुत ही कम एजुकेशन चाहिए सर। तो वहाँ उतना कम एजुकेशन में महिलाएँ उतने ज़्यादा सजग और समझदार नहीं बन पाती हैं। लेकिन प्रशासन में जो भी महिलाएँ अगर आती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर गेटवे से, पर्टिकुलर चैनल से आती हैं और उन्हें ये समझ है कि कैसे काम करना है और उनके उनके एजुकेशन इतनी हुई है कि वो इतने समझदारी के साथ आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन व्हेरेज़ उस जगह पे मुखिया के में उतने समझ नहीं है सर, इसलिए। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए संविधान में अ, सर आई एम सॉरी सर। महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की 5 योजनाओं के बारे में बताइए। सर अगर बिल्कुल प्रारंभ से देखा जाए तो अ, किसी भी महिला मतलब लड़की के पैदा होने पे से लेकर के उसके ग्रेजुएशन तक, उसकी शादी तक में बिहार सरकार करीब 56,000 रुपए उस महिला को देती हैं। योजना सर का क्या नाम है? अगर जैसे ही बच्चे जी योजना सर। का क्या नाम है? अ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सर। ठीक। उसके और बाद दूसरा? सर मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है जिसमें हम लड़कियों को साइकिल और पोशाक की राशियाँ बाँटते हैं जिससे कि उन्हें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपने घर से बाहर निकलें और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ तक कि जब वो ग्रेजुएशन करती हैं तो उन्हें 25,000 रुपए और अगर फर्स्ट क्लास से वो अपना मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं तो उन्हें 10,000 रुपए की राशि भी दी जाती है। और सर इसके साथ ही साथ 35% तक क्षैतिज रिज़र्वेशन भी दिया गया है महिलाओं को। सभी गवर्नमेंट जितने भी बिहार गवर्नमेंट के ये सिर्फ़ बिहार की महिलाओं ही नहीं, कई किसी भी महिला को दिया गया है ये हमारे बिहार में। और इसके बाद सर 50% पंचायती राज इलेक्शंस में भी दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में 50% दिया गया है। और अच्छा, अ, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना और पेंटिंग करना सर। किस तरह की नॉवेल्स पढ़ती हैं? सर सर मैं सिर्फ़ अभी एक ही नॉवल पढ़ती हूँ, वो सुधा मूर्ति की नॉवेल्स हैं सर। और वो समाज पे उनका पूरा उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो समाज के ऊपर लिखी हैं और समाज में जितने भी What is स्टोरीज़ हैं। define novels? What is novel? अ, सर आई एम सॉरी सर, नॉवेल्स सर आई लुक इंटू दैट सर। Uh, Painting. Which type of painting? अ, सर मधुबनी पेंटिंग सर। Madhubani painting. यस सर। Oh. Uh, what is the feature of Madhubani painting? So the main feature is it is made, so natural colors are used and it peculiar design painting which consists of all the cultural activities, uh, the pictures are done over there, and also some it is theme based like somewhere some paintings have fish and trees, these kind of things. So it is a अच्छा, very cultural type of painting. मधुबनी पेंटिंग में काम का प्रतीक क्या है? किसका प्रतीक सर? काम काम सर आई डोंट शक्ति का अंडरस्टैंड सर। प्रतीक क्या है?
सर राम और सीता को बनाया जाता है सर उसमें। शक्ति का प्रतीक कौन सा है? विश्व। शक्ति का प्रतीक हाँ, सर एक प्रतीक पेड़ क्या है है? सर। पेड़। पेड़ को कल्प वृक्ष सर उसमें बनाया जाता है, कल्प वृक्ष। मैंने पूछा काम का प्रतीक कौन है, शक्ति का प्रतीक कौन है? चलिए, आई एम सॉरी सर। मिथिला पेंटिंग के लिए किन किन महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? सर महिला सर काफी महिलाओं को दिया गया सर। सीता देवी और सर अभी मुझे एक ही नाम याद आ रहा है सर, सॉरी सर। चलिए ठीक है, आज का इंटरव्यू आपको खत्म किया जा रहा है। स्नेहा, हाउ यू फील? Sir, I'm not really prepared, sir. I was prepared 2 days back, sir. I don't know. I forgot all the things when I